ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आप देखेंगे कि मनुष्य के सभी कार्य इन 7 कारणों में से किसी एक या फिर अधिक वजहों से प्रेरित होते हैं। मौका, स्वभाव, मजबूरी या फिर आवश्यकता, आदत, वजह, जुनून तथा प्रबल इच्छा। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। वक्त की जरूरत है, वर्षा जल संग्रह। ये आप सभी जानते हैं कि अब बरसात का मौसम आ रहा है, तो इस पानी को इकट्ठा करना, सहेजना हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिए। सरकार भी प्रयास करती है। मानसून का आगमन हो गया। बेंगलोर और मुंबई सहित अनेक शहरों में मानसून पूर्व की बारिश होने लगी है। मानसून से पूर्व भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मानसून के दिनों में होने वाली बारिश महत्वपूर्ण होती है। आज भी भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बरसाती पानी पर ही निर्भर है। आज जब दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति से वंचित है, तो बरसात का स्वागत किया जाना चाहिए। मानसून हमें वर्षा जल का संग्रह करने का अवसर देता है, और ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए उस कीमती निधि को बचा सकें जिसके लिए रहीम ने बहुत पहले कह दिया था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और आप देखिए, मानसून का स्वागत किए जाने का तात्पर्य है कि हम बरसात के पानी के सदुपयोग और संरक्षण के प्रति सचेत हों और अपेक्षित तैयारियां रखें। आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि इस बार मानसून का अच्छा अनुमान है तो फसल भी अच्छे से होगी। दरअसल देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों को देखें तो समझ में आता है कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कुछ समय पहले राज्यसभा में बताया गया कि एक अध्ययन में वर्ष 2021 के लिए भारत में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1386 घन मीटर आंकी गई, जबकि आप देखिए वर्ष 2031 के लिए प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1387 घन मीटर रहने का अनुमान है। यह स्थिति चिंता पैदा करती है, क्योंकि 1700 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है। इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आप लोग लिख रहे हैं तो इसका भी आप लोग उल्लेख कर सकते हैं इन आंकड़ों का। यूं भी भारत में जल वितरण की स्थिति असमान है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हमेशा जल की उपलब्धता बनी रहती है, जबकि कुछ इलाकों में खासकर गर्मी के दिनों में जरूरत के पानी के लिए भी हिंसक संघर्ष की नौबत आ जाती है। इसका कारण है कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति एक समान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 71% जल संसाधन देश के 36% हिस्से में केंद्रित हैं, जबकि देश के शेष 64% क्षेत्र में केवल 29% जल संसाधन है। यानी देश के एक बड़े हिस्से को अपनी जरूरत के पानी के लिए जल संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बरसात का जो पानी व्यर्थ बह जाता है, उसे यदि सहेज लिया जाए तो आबादी के एक बड़े हिस्से को जल संकट के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा करीब 115 इंच होती है, मगर इस वर्षा का वितरण भी भारत के लिए अलग अलग भूभाग में समान नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि करीब 8.6 करोड़ हेक्टेयर में भारत की खेती सिंचाई संबंधी सुविधा के लिए बारिश पर ही निर्भर है। कुछ समय तक आप देखिए बस्तियों, शहरों और गांवों में बरसात के पानी को सहेजने के लिए तालाब, झील, कुएं और बावड़ी, कुंड, जोहड़ बनाए जाते थे। ये जल संसाधन न केवल बरसात के पानी को सहेज कर लोगों को साल भर जरूरत का पानी मुहैया कराते थे, बल्कि संचित पानी से भूजल का स्तर बनाए रखने में भी मदद करते थे। चूंकि इन संसाधनों की सामाजिक उपयोगिता बहुत अधिक है, बहुत थी, इसलिए इनके निर्माण को पुण्य कार्य माना जाता था और सक्षम लोग विशिष्ट अवसरों पर जल संसाधनों का निर्माण करवाते थे। और आप देखते हैं कि राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडौली कस्बे के एक तालाब की कथा तो बहुत ही रोचक है। एक बंजारे की बेटी की शादी इस कस्बे में हुई थी। उन दिनों बंजारे घूम घूम कर व्यापार करते थे, बहुत संपन्न हुआ करते थे। एक दिन किसी बात से क्षुब्ध उस बंजारे की बेटी को उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा कि यहाँ कौन से तुम्हारे पिता ने पानी का इतना इंतजाम कर रखा कि तुम खूब पानी बहाए। यह बात बंजारे को पता चली, और तो वह अपने लश्कर सहित हिंडोली आया और वहां एक तालाब खुदवाने के बाद ही लौटा। बावड़ियों, कुंडों तो जल संग्रह करने के साथ अपने समय की स्थापत्य की समृद्धि का प्रमाण भी देते हैं। गुजरात की रानी की बावड़ी अपने स्थापत्य के कारण ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पुराने किलों में तो तालाबों के अंदर भी बावड़ियां और कुओं का निर्माण कराया जाता था, ताकि आपात परिस्थिति में संग्रहित पानी जल के कारण लोगों को पानी में कमी का सामना नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट नरवर के किले का इतिहास
नल नल दमयंती के आख्यान से भी जुड़ा है। इस किले में राजा नल के महल के बाहर की एक विशाल तालाब है और इस तालाब के अंदर भी 8 कुएं और 9 बावड़ियां देखने को मिलेंगी। समय के साथ पुराने जल संसाधन उपेक्षा के शिकार हो गए। अधिकतर प्राचीन जलाशय बरसात के पानी के प्रवाह की राह में होते हैं। बरसात का पानी बहकर इसमें एकत्रित हो जाता था। पश्चिमी राजस्थान में तो ऐसा तंत्र विकसित किया था कि तालाब के भरने पर पानी दूसरे तालाब की ओर बह निकलता था। वर्षा जल संग्रह के प्रति इस क्षेत्र के लोग कितने जागरूक थे, इसका अनुमान जैसलमेर के गढ़ सीसर तालाब के उदाहरण से लगाया जा सकता है कि बरसात के पहले लोग श्रमदान कर इस तालाब की सफाई करते थे। स्वयं शासक इसमें श्रमदान करते थे। पहली बारिश के बाद इस खूबसूरत तालाब में नहाने आदि पर प्रतिबंध था ताकि तालाब का पानी गंदा नहीं हो। समुचे क्षेत्र में इसी तरह से बरसात के पानी के संग्रह और उसकी शुद्धता को बनाए रखने का चलन था। लेकिन जब से पानी नलों के माध्यम से घर घर पहुंचने लगा तो लोग इन प्राचीन संसाधनों के प्रति उदासीन हो गए हैं। देश में अधिकांश तालाबों को रिहायशी बस्तियों के लिए और कुंडों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पाट दिया गया। लोगों ने कचरा फेंक फेंक कर बावड़ियों कुओं को अनुपयोगी कर दिया है। पुराने जल स्रोतों के मार्ग में नई बसावट या नए निर्माण का एक नुकसान यह भी हुआ कि जरा सी बारिश से बस्तियों में जल जमाव की स्थितियां बनने लगी। महानगरों में आप देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण नई बस्तियों का निर्माण फिर भी शहरी प्रबंधन की एक बड़ी आवश्यकता माना जा सकता है। लेकिन देश के छोटे छोटे शहरों में भी मामूली बारिश जल फैलावन का दृश्य उपस्थित कर देती है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि शहरों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वर्षा जल के प्रभाव को सहेजने के लिए पुराने समय में जो जल स्रोत बनाए गए थे उन्हें या तो उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया गया या फिर अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। चंबल नदी के किनारे बसे होने के बावजूद राजस्थान के कोटा शहर की अनेक बस्तियों का भूजल स्तर इसलिए तेजी से गिरा कि 80 के दशक के अंत में पानी की एक नीति के तहत हर बस्ती में पानी पहुंचाने की नीयत से खूब नलकूप खोदे गए और हमने धरती के गर्म का पानी अपने सुख के लिए उपयोग करने की नीति तो बना ली, लेकिन भूजल स्तर को बनाए रखने के उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। परिणाम यह है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल तेजी से कम हो रहा है और जब शुद्ध पानी की उपलब्धता समूची मानव जाति के लिए बड़ी चुनौती बनती प्रतीत होने लगी हो तो अब आवश्यक है हम वर्षा जल के संग्रह और संरक्षण के प्रति सचेत हों। तो ये सब पानी के प्रति रही है। अब आप देखिए जल धरती में नहीं जाएगा तो नीचे जो उसकी क्षमता है वो भी गिरती जा रही। पहले भी आप देखते होंगे कि कुआं कम गहराई में ही पानी निकल आता था, बोरिंग होती थी उसमें भी कम गहराई में। अब जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, समझ रहे हैं। मशीन बनता इंसान, तो आप देखिए बढ़ता बाजारीकरण हम सबको धीरे धीरे वस्तु में तब्दील कर रहा है। साथ ही बदलते दौर में शहरीकरण हमें आहिस्ता आहिस्ता मशीन बनाता जा रहा है जिसमें हम अपनी सहजता खोते जा रहे हैं। अब तमीज के नाम पर अत्यधिक नाप तोल कर बोलना, दूसरों से अलग दिखने की चाह रखना और व्यक्ति के बीच की दूरी बनाना ही प्रकृति का परिचायक बनता जा रहा है। मगर इस सब में हम हमारा अपना होना कितना खोते जा रहे हैं इसका हमें भान भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पर हमारे आधे से ज़्यादा समय मित्रों को बधाई देने में गुजर रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच संवाद गायब है। क्या हम याद कर सकते हैं कि हम खुलकर कब हंसते थे और अब हम हंसना भूलते जा रहे हैं? कई बार देखने में आता है कि लोग इसलिए किसी के दुख में शामिल होते हैं कि औपचारिकता निभानी है। शामिल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए दुख के समय भी बहुत से लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें और कान कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं। इस औपचारिकता में शब्द अपनी गहराई खो रहे हैं। किसी के सुख और दुख में शामिल होना, उसे अंदर तक महसूस करना। इसलिए सोशल मीडिया पर इतने मित्र होने के बावजूद हमें कई बार इतनी रिक्तता महसूस करते हैं कि हम अपने आसपास एक दोस्त नहीं दिखाई देता जिससे हम मन की बात साझा कर सकें। कितनी ही बार लगता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगर अपने मन की बात कर पाता तो शायद ऐसा नहीं होता। हम हर दिन देखते हैं कि विभिन्न आयोजनों में, मंचों पर या ढोल आदि पर नृत्य बेहद औपचारिक दिखाई देते हैं और उनमें वह तरफ दिखाई नहीं देती है जो नृत्य हमारी आत्मा से होता हुआ शरीर से फूटकर बाहर आता है। वैसा नृत्य कितना स्वाभाविक होता है। ऐसे नृत्य की किसी धुन पर नर्तक का शरीर ही नहीं रोम रोम नृत्य करने लगता है। अब समूहों में होने वाले स्वाभाविक लोक नृत्य अपनी समृद्ध परंपरा खोते जा रहे हैं। एक जैसे बेजान नृत्यों की औपचारिकता वह आनंद नहीं होती है। आज सबसे ज़्यादा समय हमारा स्मार्टफोन ले रहा है। एक ही कमरे में बैठे उस परिवार के सभी सदस्य अपने अपने फ़ोन की स्क्रीन में गुम होते हैं। बच्चों को भी बड़ों को देखकर फ़ोन की ऐसी लत लगने लगी है कि कई बार माताओं को छोटे बच्चों को खाना
खिलाते समय भी सेल फोन हाथ में पकड़ाना पड़ता है। बहुत से परिवारों और परिजनों के बीच महज औपचारिक बातचीत ही होती है और जिससे उनके बीच एक दूसरे को ना समझ पाना, कई प्रकार की भ्रांतियों का जन्म लेना, अविश्वास और दूरियां बढ़ते जाना जैसी स्थितियां बन रही हैं, जिनका सीधा रिश्तों पर असर पड़ता है। और आप देखेंगे कि आज बाजार इस कदर हावी है कि हम अपने आप को हर तरह से आत्मनिर्भर मानने लगे हैं और यह अब हमारे व्यवहारों से झलकने लगा है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और इससे जीवन मूल्यों का भी ह्रास होने लगा है। भौतिक रूप से बने खिलौनों पर तो रोक लगने की बातें भी हुई, लेकिन रोबोट में भावनाएं डालने की बात अब की जा रही है। मगर क्या है, रोबोट हमारे सुख दुख का साथी हो सकता है? आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शोर जोरों पर है, लेकिन क्या वह कल्पना की उड़ान है और उसके भाव पकड़ सकता है? बाजार चमक रहे हैं, प्रचार हमें अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब त्योहारों का मतलब मिलना जुलना कम और दिखाना होता जा रहा है, जिसमें उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे की बू आती है। हम वस्तुवादी होते जा रहे हैं। कई मरतबा हमें त्योहारों पर कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी हम खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि बाजार में नए चलन के कपड़े आ रहे हैं। त्योहारों पर मोबाइल या गाड़ी बदलना एक फैशन बनता जा रहा है। हम वस्तुओं में खुशियों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं है या कोई वाहन नहीं है तो इसे लेने का एक तर्क हो सकता है, लेकिन क्या हर बार नया ब्रांड लेना अनिवार्य है? इस्तेमालकारों फेंकों की संस्कृति फल फूल रही है। इस चीज़ों का फेंकना ही नहीं, बल्कि रिश्तों का भी अपने जीवन से निकालना है। हम जैसे चीज़ों से व्यवहार करते हैं वह हमारे व्यवहार करने के तरीके का हिस्सा बनता जाता है और फिर वह मानवीय व्यवहार से भी अछूता नहीं रहता है। तकनीक एक सुविधा है, समाधान नहीं है। हमें सहयोग और ज्ञान साझा करने वाली संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है और जिससे आपसी रिश्ते मजबूत हों। जीवन में मुश्किलें हर एक के साथ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन हम कैसे सहजता से उसका सामना करते हैं, यही जीवन जीने की कला है। यह कला हम सबके अंदर है, उसे बचाए रखने की ज़रूरत है। उसकी चमक को धूप और अंधेरों से बचाए रखना है। आज कैलकुलेटर मनुष्य से अधिक सटीक तरीके और तेज़ी से गणना कर सकता है, लेकिन वह उपज मानव की ही है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अवलोकन, सीखने और खोज के द्वारा विकसित हुआ है। मशीनों में कोई भावनात्मक नहीं है और भावनाएं मानव मस्तिष्क को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मशीन वही कर सकती है जिसके लिए उसे बनाया गया। मशीन नया नहीं रच सकती, लेकिन मनुष्य नया रच सकता है। आज मशीनीकरण के चलते नया रचना कम होता जा रहा है। हमें सहयोग और ज्ञान साझा करने वाली ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जिसमें रिश्ते मजबूत हों और उनमें स्नेह बचा रहे। इंसान सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी नियंत्रित होता है। मानव मस्तिष्क और हृदय निकटता से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों मिलकर उसे एक भावनात्मक रूप से संपूर्ण इंसान बनाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो ये छोटी छोटी टिप्पणियां अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग जरूर। वाजिब चिंता। दुनिया फिलहाल जिस संवेदनशील दौर से गुजर रही है और भारत के सामने अपनी कुछ पड़ोसी देशों के अस्थिर रूप की चुनौतियां खड़ी रहती हैं। वैसे में सुरक्षा का हर मोर्चा हर वक्त पूरी तरह चौकस और दुरुस्त रहना एक अनिवार्य तकाजा है। निश्चित रूप से देश की सरकार ने इस संबंध में कोताही नहीं बरती होगी, लेकिन यह ऐसा मसला है जिसमें हमेशा ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत होती है। कमियों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इस लिहाज से देखें तो देश के वायुसेना प्रमुख एआर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के तहत संसाधनों की खरीद और आपूर्ति को लेकर जो सवाल उठाए उन पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने रक्षा सौदों में आपूर्ति में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए घरेलू रक्षा क्षेत्रों पर गंभीरता से विचार करने के लिए जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। वायुसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के वादे तो किए गए, लेकिन निर्धारित समय में एक भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी। जबकि बढ़ती चुनौतियों और संवेदनशीलता के मद्देनजर देखें तो समय सीमा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। सवाल है कि जिस मसले पर सरकार को अपनी ओर से चुनौतियों की पहचान, उसका हल निकालने की पहल करनी चाहिए और उसकी फिक्र वायुसेना प्रमुख को जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह छिपाने की समूची दुनिया में अलग अलग देशों के बीच समीकरण किस तेजी से बदल रहे हैं। कारणों पर बहस हो सकती है, लेकिन यह जग जाहिर है कि अचानक पैदा हुई परिस्थितियों में किसी देश के सामने टकराव से लेकर युद्ध तक के हालात में सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर सैन्य बलों की
की ओर से परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने पर चिंता जाहिर की जाती है, तो यह सरकार के लिए तत्काल विचार करने और कंपनियों पर गौर करने का मामला होना चाहिए। वायुसेना प्रमुख की यह बात बेहद अहम है कि युद्ध का चरित्र बदल रहा है, तो हर दिन हम नई तकनीकें देख रहे हैं। जाहिर है कि इसी मुताबिक खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। भारत ने कई मौक़ों पर इस तरह की चुनौतियों का बेहद करीब से देखा और इसका सामना किया, और जिसमें पाकिस्तान या चीन जैसे पड़ोसी नाहक की ही टकराव जैसे हालात पैदा करते रहे हैं। हालात यह है कि पाकिस्तान को किसी भी समय संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में हिचक नहीं होती, तो चीन की गतिविधियां भी भारत के लिए चिंता का कारण रहीं। ऐसे में सीमा पर कब कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाए, यह तय कर पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा तय हो जाए, लेकिन उसकी आपूर्ति और तैनाती के समय को लेकर सजगता नहीं बरती जाए, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान युद्ध और तकनीकी के मोर्चे पर दुनिया भर में जिस तरह के बदलाव आए हैं, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि सेना को सभी और नए जरूरी साजो सामान से लैस किया जाए, और रक्षा परियोजनाओं के तहत अगर किसी संदर्भ में वादे किए जाते हैं तो उन्हें समय पर पूरा करने को लेकर भी उतनी ही सजगता होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और संसाधनों के विकास के मामले में आत्मनिर्भरता सबसे बेहतर समाधान है, लेकिन तत्कालिक जरूरतों को तुरंत पूरा करने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये आप देखें, आखिरकार इंसाफ। ये उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत के फैसले से यह साफ है कि अगर जांच की दिशा सही हो और आरोपियों के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जाए तो इंसाफ मिलना संभव है। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ उत्तराखंड देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। दरअसल एक रिजॉर्ट में काम करके अपने परिवार का सहारा बनी अंकिता की हत्या के बाद जांच का सिरा जिस दिशा में जा रहा था, उसमें तब लगा था कि आरोपी बच निकलेंगे। करीब 3 साल पहले अंकिता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हत्याकांड का गंभीर पहलू यह भी था कि एक आरोपी रसूखदार नेता का बेटा था। शायद इसलिए मामले को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अदालत के सजग रोग और जांच की दिशा की वजह से 3 आरोपियों को दोषी साबित किया जा सका। उन्हें कोर्ट द्वार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले इस मामले में विशेष जांच दल यानी SIT भी बनाई गई थी। हालांकि तब उस पर भी सवाल उठे थे और लोगों ने CBI जांच की मांग की थी। और CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। अब अदालत के फैसले के बाद अगर इसे अंकिता के परिवार को इंसाफ मिलने और सच की जीत के तौर पर देखा जा रहा है तो स्वाभाविक ही है। यह फैसला उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की राहत है जिनकी बेटियां घरों से दूर पढ़ने नौकरी करने निकलती हैं और अपने सपने साकार करना चाहती हैं। यह दुखद है कि आज जिस विकसित और आधुनिक समाज की बात होती है, वहां आज भी स्त्रियों को कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हमारे समाज में बेटियों के लिए जोखिम का दायरा इतना बड़ा है कि कब धोखा देकर, बहला फुसलाकर या दबाव डालकर या फिर धमकाकर उनको शिकार बनाया जाए, और इसका उन्हें भुगतान अनुमान तक नहीं होता है। एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता की हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है। अपना भविष्य संवारने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही युवतियों पर घात लगाकर पुरुषों के लिए कोर्ट द्वार की अदालत का फैसला स्वागत योग्य है और एक चेतावनी है कि कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग अपना सुझाव जरूर देते रहा करिएगा। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपका सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।